ये सब डिफरेंट इमिग्रेशन की जो स्ट्रीम्स हैं, पहले हमें ये एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे कि इन डिफरेंट कंट्रीज यू कैन अप्लाई फॉर पीआर कार्ड्स, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड्स, और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल एनी अदर कंट्री। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें एक बंदा पाकिस्तान से या बंदी पाकिस्तान से अप्लाई कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे परमानेंट वीजाज हैं जिनको हम पीआर कहते हैं, जो लोग काफी अचीव करना चाहते हैं, जो कि स्किल्स बेस्ड होते हैं। सो देयर आर 4 कैटेगरीज इन दैट। एक हमारा इंडिपेंडेंट वीजा होता है विच इज 189, सब क्लास 189 एंड 190, जिसका मतलब है कि अगर आपको किसी ऑस्ट्रेलियन स्टेट ने इनवाइट कर दिया है उस वीजा के लिए, तो बगैर किसी कंडीशन के आप आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। दूसरा होता है 186 विच इज ऑल्सो परमानेंट वीजा, बट आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है उस वीजा के लिए। दैट मीन्स कि अगर आप मेरे एम्प्लॉयर हैं, मैंने आपके साथ लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ टाइम काम किया है, और अब आप कहते हैं कि यार मुझे ये रिसोर्स जो है वो मेरी कंपनी की जरूरत बन गया है, तो अब मुझे इसको स्पॉन्सर करके परमानेंट रेसिडेंसी दिलानी पड़ेगी, देन दोस पीपल गो फॉर द 186 वीजा। एंड देन एक प्रोविजनल वीजा होता है जिसका नाम है 491। 491 वीजा पे जो आपको स्टेट बुलाता है ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेसिडेंसी को, फिर बस एक छोटी सी कंडीशन होती है कि जस्ट 2.5 years तक आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी या रहना सहना उस स्टेट में करना है। जैसे आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया तो आपको उस स्टेट में रहना है, रहना सहना इकोनॉमिक एक्टिविटी 2.5 years के लिए वहां पे करनी है। वंस दैट इज फिनिश्ड देन यू कैन गो एनीवेयर। एंड व्हाट अबाउट पीएसडब्ल्यू, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, वो कौन से स्टूडेंट्स को मिलता है और वो कितने सालों के लिए होता है? So post study work visa is actually given to all students जो कि वेट लेवल पर भी होते हैं और जो बैचलर्स और मास्टर्स पे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। बट जिस तरह हम रीसेंट चेंजेस की बात करें तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी अपनी पॉलिसी बदली है। पहले अप टू द एज ऑफ 45 आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता था, बट अब ऑस्ट्रेलिया ने उसको रिड्यूस कर दिया अप टू द एज ऑफ 35। 35 तक आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं अनलेस आपने मास्टर्स बाय रिसर्च पढ़ा है and you're over the age of 35, या फिर आप अपनी पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स करें आपको 2 से 3 साल का मिलता है। बट फॉर इंस्टेंस इन माय केस, माय पोस्ट स्टडी वर्क वीजा वाज फॉर 5 years। जब सर्च करेगा कोई 485 सब क्लास 485। ओके। माय पोस्ट स्टडी वर्क वीजा व्हिच वाज सब क्लास 485 वाज फॉर 5 years। अब यूजुअली इंडस्ट्री चेंजेस पे बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने एक ऐसा कोर्स लिया था जो कि एक बहुत स्पेसिफिक नीश है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, एंड एट दैट टाइम एलाइड हेल्थ वर्कर्स, सोशल वर्कर्स की बहुत डिमांड थी ऑस्ट्रेलिया में, बहुत शॉर्टेज थी। तो गवर्नमेंट ने उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक जैसे इंजीनियरिंग फील्ड के, आईटी फील्ड के, पब्लिक हेल्थ, एलाइड हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर्स एंड नर्सेज, इन स्पेसिफिक जो ग्रेजुएट्स के लिए वो वीजा 3 साल की जगह 5 साल का कर दिया था। सो आई हैव अ 5 years पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अगेन कमिंग बैक टू, इसलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बहुत केयरफुली अपना कोर्स चूज करें, नॉट अकॉर्डिंग टू आपका पैशन क्या, आपका पैशन भी ऑब्वियसली काउंट करता है। And they have to look online on different resources to get to know which particular career at this moment is mostly demanding in Australia. Or will be demanded in the next 3 years because they're graduating in the next 3 years, they're graduating in the next 5 years. And this data is easily available on all the government websites. Absolutely. You can go on to the Department of Home Affairs website, you can go on to different universities website, क्योंकि वो खुद भी अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं PR pathway course. And there will be address of all these websites in our podcast today, and you will be able to see them and search them. And 482, what is that 482? अच्छा, एक तो ये तो हमारा 485 वीजा जो हर स्टूडेंट को मिलता है। 482 वीजा जो है दैट इज बेसिकली नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्किल्स इन डिमांड वीजा। ये बेसिकली एक वीजा है जो कि आपको 2 से 4 साल के लिए मिलता है। एंड लेट्स से आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, माय 485 फिनिश्ड, ठीक है, और मेरे पास एक एम्प्लॉयर है, लेट्स से फ्यूचर कनेक्ट, एंड फ्यूचर कनेक्ट सेज कि वी रियली नीड योर एंड दे वांट टू स्पॉन्सर मी ऑन दिस वीजा। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को एक नॉमिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं SBS नॉमिनेशन। सबसे पहले फ्यूचर कनेक्ट वो SBS नॉमिनेशन लेगा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से, व्हिच इज लाइक अ परमिट टू स्पॉन्सर पीपल वर्किंग अंडर देम। Under that SBS nomination, they will be providing me, they will be applying for it, they will be providing me a visa that could be from 2 years to up to 4 years. इसमें एक केस बनाना पड़ता है where we have to showcase why, let's say USTRA for example is an important resource for Future Connect and why they tried hiring in all of Australia but they couldn't find a resource. Which we usually call LMIA, Labor Market Testing. Impact Assessment Report. Yeah, we call it Labor Market Testing. Okay. तो बेसिकली वो करना पड़ता है, उसमें कंपनीज का स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है। बट इसकी अच्छी बात ये है कि अगर आप 482 वीजा पर आ गए हैं, ठीक है, एंड यू स्पेंड 2 to 4 years इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू गेन ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस, और हर किसी के पास 485 नहीं होता पिछला, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस 482 पर आ गए, राइट। 2 से 4 साल का अगर आपने ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस ले लिया और अगर आपकी डिग्री इन डिमांड है,
you later on don't even need a sponsor. आपने इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया कि आप जनरल स्किल माइग्रेशन जो कि हमने परमानेंट वीजास को डिस्कस किया वो आप खुद अप्लाई कर देंगे. Pakistan, a country on level third in Australia, someone have a degree in engineering, for example, in Pakistan. कितने chances है कि उसको 482 वीजा मिल जाएगा from Pakistan? Actually, the chances are quite high, specifically for engineers. पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं इंजीनियरिंग की जो कि वॉशिंगटन अकॉर्ड accredited हैं. NED, for example, being one of them. अभी जो Washington accredited universities What is this Washington accredited? It's basically a accreditation body, ठीक है, engineers की है जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेम है. तो जितनी डिग्रीज इसके लिए दोबारा से इसका नाम बताइए. Washington Accord Accreditation. Accreditation, and someone can go online and check his university or her university के ये इसमें accredited है या नहीं है. और अगर ऐसा है तो then इसका मतलब कि your degree is eligible to practice in Australia. Am I right? Your degree is at par of Australian standards. Okay. You still cannot practice in Australia, but it's at par with Australian standards. So usually the Washington Accord accredited universities है ना, उनके लिए तो Australian जो skills assessment है वो काफी आसान हो जाता है. Student, there will be a link below on this video जहाँ से आप अपनी Washington Accord Accreditation आप अपनी यूनिवर्सिटी की देख सकते हैं on this website which is going. बल्कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की ओन वेबसाइट पे भी देख सकते हैं. Any engineering university that is accredited, they have that logo there. अच्छा. Yes. That would be amazing. So उससे जब आपको ऑलरेडी एक चीज तो स्टैब्लिश होगी कि ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अप टू ऑस्ट्रेलियन पार है, फिर वो बच्चे जब 1 साल का एक्सपीरियंस करके इंजीनियरिंग में या 2 साल का एक्सपीरियंस करके जब अपनी स्किल्स असेसमेंट करवाते हैं. स्किल्स असेसमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक एंस्को क्राइटेरिया जो कि ऑस्ट्रेलियंस के हिसाब से इंजीनियर्स को क्या, सिविल इंजीनियर को क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर करनी चाहिए वो डिफाइन करते हैं इन लेजिस्लेशन. तो जब वो स्किल्स असेसमेंट के लिए अप्लाई करें वेयर दे चेकिंग कि उनकी डिग्री और एक्सपीरियंस इज इट अकॉर्डिंग टू द एंस्को क्राइटेरिया, वो बहुत आसानी हो जाती है बिकॉज एजुकेशन पे तो बिग टिक आ जाता है वॉशिंगटन अकॉर्ड के साथ बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू एंस्को क्राइटेरिया. नॉर्मली जब वो फिर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस भी उनका ज्यादातर ऐसा ही होता है कि accredited है. तो स्किल्स असेसमेंट जब आपकी पॉजिटिव आ गई then you know general skill migration का आगे पाथवे काफी आसान हो जाता है. So anybody who's an engineer specifically check if your degree is Washington accredited. कौन-कौन से पाकिस्तान में ऐसे शोबे हैं डिफरेंट स्किल्स हैं जिनके बारे में आप समझिए कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हाईली डिमांडिंग है? देखिए अगर हम स्किल्स ऑक्यूपेशनल लिस्ट को देखेंगे तो nearly 400-500 occupations Okay. right? So there is something for anybody. लेकिन पाकिस्तान के जो हाईली मैं कहूँगी रिगार्डेड प्रोफेशनल्स जो कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लास्ट कपल ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस कितने लोग पाकिस्तान से ऐसे गए हैं जिनके हाथ में आपके हाथ में कि ये जा सकते हैं, बाकी हर बंदा पाकिस्तान में एवरीवन फ्रॉम पाकिस्तान एक्सेप्ट माइट बी कपल ऑफ पॉलिटिशियन दे डोंट वांट टू गो अब्रॉड, सारे जाना चाहते हैं. बाकी देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने जितना देखा है इन द टाइम दैट आई हैव बीन हियर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, software developers, website developers. Doctors do need to appear in any exams in Australia? Okay. Marketing specialist. अच्छा डॉक्टर्स का में ना 2 पाथवे हैं. या तो डॉक्टर अपना एक हेल्थ वेलनेस ऑफिसर के तौर पे जा सकते हैं जहाँ पे उसको AMC का एग्जाम नहीं देना. या फिर अगर डॉक्टर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं which most doctors prefer because it is obviously like more lucrative to practice. तो फिर वो अपना AMC part 1, AMC part 2 देते हैं. और बहुत सारे लोग इवन मेरे, क्योंकि मैंने पब्लिक हेल्थ पढ़ा था, तो बहुत सारे लोग मेरे बैच में ऐसे थे जो कि पाकिस्तान से वेट्स और डॉक्टर्स थे एंड दे टुक अ थर्ड अल्टरनेटिव कि स्टूडेंट वीजा पे वो वहां पे गए. AMC पार्ट 1 वो अपना कराची या लाहौर से देकर गए क्योंकि AMC पार्ट 1 इज मोर लाइक थ्योरेटिकल बेस्ड एंड देन AMC पार्ट 2 के लिए आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन चाहिए होती है तो उसके लिए आपको एक वैलिड वीजा चाहिए होता है. सो स्टूडेंट वीजा पे पब्लिक हेल्थ पे गए, पार्ट 1 उन्होंने क्लियर कर दिया था. पार्ट 2 के बाद यही सिमिलर अपने जो PSW पर आए तो उन्होंने वो AMC पार्ट 2 की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की एंड नाउ दे आर ऑन देयर वे टू PR. तो मैं यही कहती हूं देयर सो मच और इतनी कॉकटेल एंड इट्स सो यूनिक फॉर एवरीवन दैट यू डोंट नीड अ गुड कंसल्टेंट और माइग्रेशन एजेंट जो आपके साथ बैठे और वो बैठ के पूरा टेलर्ड PR पाथवे आपको बताएगा कि आज आप अगर ये कोर्स कर रहे हैं ना तो अल्टरनेटिवली आपको ये करेंगे तो आप PR अचीव कर सकते हैं. And what about 407? What is 407 visa? 407 is actually a very nice visa which is it's called the training visa. दीगर लोग जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे फर्ज करें कि मैं एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ और मैंने पाकिस्तान में कंसल्टेंसी का काम किया और अब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तो कहीं पे भी आप दुनिया में अगर डिफरेंट सेम सिमिलर इंडस्ट्री में भी, लेकिन अगर आप डिफरेंट मुल्क में काम करें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं.
सो 407 एक ऐसा वीजा है जो कि इन लोगों को टारगेट करता है। वहां पे योर एम्प्लॉयर और वी हेल्प द एम्प्लॉयर शोकेस कि like let's say Yusra as an individual has massive experience in Pakistan, but Yusra को ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स को काउंसलर की मीट करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। उसको ट्रेन करने के लिए फिर एम्प्लॉयर जो है ना मुझे 407 ट्रेनिंग वीजा देगा। ये 407 ट्रेनिंग वीजा 1 से 2 साल के लिए आपको मिलता है। अच्छी बात ये होती है कि पूरे वीजा का प्रोसेस आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है, and also you get 1 to 2 years full time work experience in Australia। और इसके बाद आपके पास जनरल स्किल माइग्रेशन की बहुत एवेन्यूज खुलते हैं, क्योंकि 407 के बाद जो हमने 482 स्किल्स इन डिमांड वीजा जो अब नेक्स्ट आ रहा है उस पे जिस पे बात की थी उस पे भी आप मूव ऑन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर स्किल्स इन डिमांड आप परमानेंट वीजा 186 पे भी मूव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एडिक्वेट 2 साल का ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस हो गया डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड तो आप इंडिपेंडेंट परमानेंट वीजा के लिए भी मूव कर सकते हैं। Okay, so the many different countries, for example, Canada, do have entrepreneurship programs for the people who have money in Pakistan and they want to park their money or wealth in Australia, Canada, or USA somewhere. ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं जिनके पास यहाँ पे कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, दे वांट टू ओपन वन ब्रांच और सम काइंड ऑफ थिंग इन ऑस्ट्रेलिया, इसके लिए कोई खास ट्रीट है? एब्सोल्युटली। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले बिजनेस वीजास जो थे उनका कोटा अभी 29 नवंबर को फुल हो गया है, बट ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग आउट विद अ न्यू वीजा व्हिच वी कैन कॉल NIV वीजा। अब ये जो है ना ये जरा एमालगमेशन 2 डिफरेंट वीजास का है। एक हमारे पास होता था ग्लोबल टैलेंट इनिशिएटिव वीजा और दूसरा होता था बिजनेस वीजा। ये उन दोनों को मिलाकर जो है ना दे प्रोड्यूस यू कैन से अ ब्रेन चाइल्ड। सो ग्लोबल टैलेंट वीजा जो है ना वो आप जैसे लेमैन टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं कि वकार यूनिस जो हमारे क्रिकेटर हैं वो समझते हैं ग्लोबल टैलेंट वीजा पे कहते हैं। यू आर वेल रिकॉग्नाइज्ड इन योर फील्ड एंड बेस्ड ऑन योर टैलेंट आप जो है वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, नाम्स में हमारे एक को आई वुड से बैचमेट थे हुजैफा, ही वाज रनिंग दिस व्हिच वाज लाइक अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ही डिड समथिंग दैट वाज वेरी कमेंडेबल इन द फील्ड ऑफ NGO, तो ही कैन अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट वीजा। और दूसरा जो वीजा है वो ये है कि अगर लेट्स से यू आर अ बिजनेस ओनर, आप जो है वो इनोवेटिव कोई बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं, तो वो उन्होंने इन दोनों को मर्ज कर दिया and you could either be someone very recognized in your organization in your relevant field, national level पे आप कोई क्रिकेट खेला, आपने national level पे कुछ achieve किया है, तो वो भी you have to be extraordinary in that. You have to be extraordinary in something. And then secondly आप जो है एक innovative business वीजा business का idea लेकर आए जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट को कैसे हेल्प करेगा, उसमें भी you can apply. So there are going to be 2 streams for the NIV visa and definitely for example someone from Pakistan किसी ऑस्ट्रेलियन अपने रिलेटिव की या किसी फ्रेंड के किसी बिजनेस के अंदर कुछ शेयर्स बाय कर लेता है, उसके बाद वो किसी वीजा को अप्लाई कर सकता है? देखिए ये बहुत लोग पाकिस्तानी जो है ना वहाँ पे करते हैं और भी लोग बहुत करते हैं, बट आई वुड से नहीं, ये डोंट मेक दिस अ प्रैक्टिस बिकॉज़ शेयर्स बाय करके यू आर नॉट स्टिल नॉट ब्रिंगिंग एन इनोवेटिव आइडिया। वो बहुत लोग जो है ना इवन ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं कि शेयर होल्डर्स शेयर अपनी बिजनेस के बेचना, पेट्रोल पंप के शेयर्स बेचना, कहते हैं इसके थ्रू परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी। बहुत कम केसेस, इट्स नॉट लाइक बिल्कुल नहीं होते, लेकिन बहुत कम केसेस में मैंने another important thing in Australia, you have a different kind of immigration policies for your different regions and states. Absolutely. So it based on state to state. Yes. तो उससे कौन सी स्टेट में वीजा ऐसा कर रहा है इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है विद बाइंग ऑफ शेयर्स और कौन सी स्टेट में नहीं कर रहा? बिल्कुल। What about the protection law in what we have asylum seekers from everywhere in the world? Pakistan से जाते हैं और वहाँ asylum seeking के लिए apply करते हैं. Do we have any criteria in Australia to do that as well? Absolutely. So in Australia, what we normally call the protection visa or the humanitarian visa does exist, and it is mainly for people who are from a marginalized group. जैसे कि अगर आप politically marginalized हैं, किसी religious factor की वजह से marginalized हैं, या फिर आजकल LGBTQI++, राइट, किसी भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं, then you can apply for this protection visa. आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए मैं दे सकती हूँ कि रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट से मेरा मिलना हुआ है जो कि पारिल चनार के जो इंसिडेंट के बाद उन्होंने माइग्रेट किया टू ऑस्ट्रेलिया. So any kind of thing which is under persecuted in Pakistan, yes, and someone want to apply, but they need to be in Australia in order to apply it.
There are two kinds of humanitarian visas. One is the onshore visa. तो नॉर्मली जब आप किसी के बारे में सुनेंगे कि वो टूरिस्ट वीजा से ऑस्ट्रेलिया आए तो उसके बाद उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वीजा अप्लाई किया. सो देयर इज वन एंड द सेकंड वन इज जो कि आप ऑफशोर से ही कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए ही आप टूरिस्ट ह्यूमैनिटेरियन वीजा अप्लाई कर सकते हैं. मगर in other countries usually you have to leave the place of persecution, so you cannot apply from Pakistan. You can go to Dubai, you can go to other country to apply it. जी. So in Australia you can apply from the land of persecution as Yes, you can apply from the land of prosecution, but still take it with a grain of salt because it's going to be different from case to case. Yes, yes. Right. Yeah. थोड़ा इस हवाले से भी हमें एक्सप्लेन कीजिए कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद और इंटरनेशनल वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो जाती है उनमें पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की, गर्ल्स की. गर्ल्स के हवाले से स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक लड़की जाना चाहती है, अकेली है या सिंगल मॉम जाना चाहती है, तो क्या क्या उसे करना चाहिए? इज इट सेफ टू बी देयर? रेसिज्म के हवाले से क्या इंसिडेंट्स होते हैं? क्या वहाँ पर जाकर वो अपने लिए रहने के लिए घर, अपने बच्चों के लिए तालीम चीज़ें मुहैया कर सकती है? हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ गर्ल, अ वुमन फ्रॉम पाकिस्तान टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया ऑन her own? Alhamdulillah, Australia is multicultural and आपको जैसे अगर somebody is looking for halal food, somebody is looking for a masjid, somebody is looking for a community, आपको Alhamdulillah सब कुछ मिल जाता है. In terms of women going to Australia on their own, it is a very safe space. Australia के अंदर women are given a lot of credibility in the society, even to the extent कि कभी कभार ऐसे हम मजाक में friends जैसे अगर joke करें तो हम कहते हैं कि अगर तुम you're a woman, अगर तुम पुलिस ऑफिसर को जाके भी बोल दोगे ना कि इसने मुझे गलत तरीके से देखा तो वो एक और सवाल नहीं करेगा, वो मुझे जेल लेके चला जाएगा. Apart from that, there are a lot of organizations, and me working in the industry, I have met a lot of women, sadly, जो कि domestic violence में involved थी. पाकिस्तान से शादी हुई, वो ऑस्ट्रेलिया आई, उनकी फैमिली अच्छी नहीं थी. There are a lot of organizations that are working for women who are suffering from domestic violence, or even women जिनको जैसे जो सिर्फ अकेली गई हैं, अपने बच्चे के साथ चली गई हैं, वो चाइल्ड केयर की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे, या कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन अ सब्सिडाइज्ड रेट. सो इट्स नॉर्मली वेरी टॉलरेंट, वेरी फ्रेंडली स्टेट, एंड देन वुमेन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे. और दूसरी बात है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ग्रो हो रही है ऑस्ट्रेलिया में. देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट यू विल फाइंड. कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि मैंने आपसे नहीं पूछी और रह गई है बहुत ऑस्ट्रेलिया, आप बता सकती हैं मुझे? I would just like to give a message out to any child, any student perspective या migrant who is watching, कि ऐसी पॉडकास्ट जो कि आप कर रहे हैं या जो कि मैं यहाँ पे आके बात कर रही हूँ, ये तो हजारों आपको इंटरनेट पे मिलेंगी. आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एंड टेक इट सीरियसली, मेक नोट्स एंड देन डू योर ओन रिसर्च. जब तक आपको अपना ही नहीं समझ, खुद रिसर्च करके कुछ समझेंगे ही नहीं, तो आप मेरे पास एज ए कंसल्टेंट या मेरी माइग्रेशन एजेंट के पास या मेरे माइग्रेशन लॉयर के पास आके सवाल कैसे पूछेंगे? You need to understand, you need to learn first. Absolutely, understand the process. आपको fully कभी भी नहीं समझ आएगा because these people are trained by the Department of Home Affairs. लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च करके कुछ पढ़ेंगे तभी तो आप सही किस्म की मालूमात हासिल करेंगे. सारी मालूमात इंटरनेट पर है, लेकिन हम आंख बंद करके जब किसी को भरोसा कर लेते ना, वहाँ पे ही हम ठोकर खाते. तो बेहतर है अपनी रिसर्च करें. आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना. जी बिल्कुल. और ये डन केस कुछ भी नहीं होता है. There's no done. There's no ठेका. Yeah. Thank you very much, Yusra. Khawatine Hazrat and all the students who are listening me and watching this video, आप सबके लिए इंफॉर्मेशन इस वीडियो के नीचे दी जाएगी. आप युसरा और फ्यूचर कनेक्ट एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज के ऑनलाइन इनके पेज को भी लाइक कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं टू टॉक टू युसरा डायरेक्टली एंड गेट आवर अपॉइंटमेंट इन पाकिस्तान. ऑनलाइन भी पाकिस्तान में जहां भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो सो फॉर टुडे इज कि यू हैव टू डू ड्यू डिलिजेंस before going to apply for Australia. You have to work on it. You have to do your own research. Get into online websites, get into government websites, get to know कि ऑस्ट्रेलिया की क्या पॉलिसी है, स्टूडेंट की क्या पॉलिसी है. किसी भी एजेंट के पास, किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाकर अपना कीमती वक्त ज़ाया करने से पहले अगर खुद से रिसर्च कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने मुस्तकबिल को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं. अपने मुस्तकबिल को किसी दूसरे के हाथ में देके उसे डिज़ाइन मत करवाइए, खुद अपने हाथों से डिज़ाइन कीजिए. थैंक यू वेरी मच.